हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। तो गाइस, आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि जेनेटिक्स यूनिट का सेकंड चैप्टर है, विच इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या कवर करेंगे, बेसिकली हम इस चैप्टर में कवर करेंगे कि डीएनए क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर वो रेप्लिकेट कैसे करता है, फिर उसके बाद का प्रोसेस क्या है जब डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है, तो जिस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जेनेटिक कोड कैसा दिखता है, और ट्रांसलेशन मतलब कि जो आरएनए बनता है, जो एमआरएनए बनता है, उससे प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज करती है हमारी बॉडी है, और उसका रेगुलेशन क्या है। तो बेसिकली जो हमारा जेनेटिक कोड अभी तक मेंडल ने जो भी जिस भी तरीके से एक्सपेरिमेंट करके हमें बताया कि जीन एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि इनहेरिट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, और एज इट इज़ इनहेरिट होता है ना, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। अगर उसमें चेंजेस होते हैं तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, है ना। तो बेसिकली हमने 11th क्लास में, अगर आपको याद हो गया, तो एक और चीज़ पढ़ी थी कि न्यूक्लिक एसिड्स करके कुछ होते हैं जो कि बेसिकली पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, है ना। तो बेसिकली ये न्यूक्लियोटाइड्स ही अगेन जो है बेसिक यूनिट होते हैं डीएनए आरएनए के। और एग्जैक्टली जो आपका डीएनए और आरएनए दो होते हैं, है ना। तो डीएनए हो गया हमारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। और आरएनए हो गया राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो दोनों ये जो डीएनए और आरएनए होते हैं, ये क्या होते हैं, ये दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ये क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब जो है डीएनए जो होता है, डीएनए जो होता है वो क्या होता है, वो जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में। और कुछ ऑर्गेनिजम्स में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि वायरसेस में आरएनए जो है हमारा वो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डीएनए, और इस जो वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि डीएनए क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ठीक है। तो डीएनए बेसिकली जो है एक लॉन्ग पॉलीमर होता है, किस चीज का, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। तो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स का, है ना। तो डीएनए क्या होता है, लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो आप इसमें कई सारे एलिमेंट्स देख रहे हैं, एक तो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, डीऑक्सीराइबो क्या है, कुछ तो है ना। तो मतलब कि बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं डीएनए के अंदर, ठीक है। ये कंपोनेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अब जो आपका लेंथ होगा डीएनए का, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो कैसे डिफाइन करते हैं। जो आपका डीएनए का लेंथ होता है वो डिफाइन होता है कि उस डीएनए में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स को हम बेस पेयर्स भी बोलते हैं, पढ़ेंगे ये बेस पेयर क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली कितने पेयर ऑफ या कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या बेस पेयर हैं, उसके बेसिस पे डीएनए की लेंथ डिफाइन होती है। जैसे कि एक नॉर्मल बैक्टीरियोफेज में 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बैक्टीरियोफेज लैम्डा में 48502, ई कोलाई में 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स। और ह्यूमन डीएनए के हैप्लॉइड कंटेंट, मतलब कि ह्यूमन वैसे डिप्लॉयड होते हैं, है ना, लेकिन हाफ ऑफ कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए में 3.3 इंटू 10⁻⁹, मतलब आप लगा समझ रहे हैं, 9 जीरो लगा दीजिए आप, तो 10⁻⁹ बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि हमने पूरा डीएनए तो डिकोड कर लिया है ना। अब देखते हैं कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो होती क्या है, ठीक है। तो जो आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, बेसिकली डीएनए हमने बोला क्या है,
पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ना। अब ये जो आपका न्यूक्लियोटाइड है, जो न्यूक्लियोटाइड है वही बहुत सारे जुड़ के और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना रहे हैं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड आपका होता है ना, जो रिपीट हो रहा है और चेन बना रहा है, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। 3 कंपोनेंट क्या होता है? एक होता है नाइट्रोजनस बेस। क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। दूसरा होता है पेंटोज शुगर, ठीक है। और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोज शुगर ये जो है आपका, है ना, ये 2 तरीके के हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन डीएनए में है या आरएनए में है। तो अगर ये आरएनए में है तो क्या होती है? राइबोज शुगर होती है। अगर डीएनए में है तो क्या होती है? डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। इसी वजह से डीएनए और आरएनए नाम ही है ना। तो जो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज है वो शुगर का है ना, पेंटोज शुगर का है, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि ये नाइट्रोजनस बेस क्या है। बेसिकली हमने क्या बोला कि जो डीएनए है वो किस चीज से बना है? न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं, उससे बना है। ये एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या है? 3 कंपोनेंट है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अभी तक हमने ये देख लिया। अब जो आपका नाइट्रोजनस बेस है, जो आपका नाइट्रोजनस बेस है वो क्या है देखते हैं, ठीक है। तो आपके जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं प्यूरिन्स और दूसरे को बोलते हैं पिरिमिडीन्स। क्या बोलते हैं? प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स अगेन 2 तरीके के होते हैं, या तो ये होगा एडेनाइन, क्या होगा? एडेनाइन, या होगा गुआनिन, क्या होगा? गुआनिन। और पिरिमिडीन्स भी ऐसे ही 3 तरीके के होते हैं, या तो होगा साइटोसिन, या तो होगा यूरासिल, और या तो थाइमीन। तो नाइट्रोजनस बेस जो है हमारा, उसमें 2 तरीके के बेसेस होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स। और प्यूरिन्स 2 तरीके के हो सकते हैं, एडेनिन या गुआनिन, और पिरिमिडीन्स 3 तरीके से सकते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल या थाइमीन। अब इसमें क्या है ना कि ये आपके डीएनए और आरएनए दोनों में होते हैं, ये भी डीएनए और आरएनए दोनों में होता है, ये भी डीएनए और आरएनए दोनों में होता है। लेकिन ये जो है सिर्फ आरएनए में होता है और ये जो है सिर्फ डीएनए में होता है। तो बेसिकली जब आप डीएनए में होते हैं तो आप में क्या होता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन। जब आप आरएनए में नाइट्रोजनस बेसेस देखेंगे तो क्या होता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन जो है आपका वो रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल से। याद रखिएगा, थाइमीन आपका रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल से। तो 4 तरीके के बेसेस डीएनए में होते हैं और 4 तरीके के बेसेस आरएनए में होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा नाइट्रोजनस बेस। अब देखते हैं इसके आगे क्या है। अब आप देखिए कि जुड़ा कैसे है। तो हमारे पास 3 चीजें हो गई, है ना। एक तो नाइट्रोजनस बेस है, दूसरा है पेंटोज शुगर, और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप जो जुड़ा हुआ है। आपस में तीनों जुड़े हुए हैं और एक चेन जैसा बना रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो लिंक्ड होता है OH ग्रुप से। किसके? जो आपका पेंटोज शुगर है ना। कुछ ऐसा पेंटोज शुगर हुआ मान लो आप, ठीक है। उसमें जो पहला कार्बन होता है, अब ये 5 कार्बन है ना। तो जो पहला कार्बन है उसके OH ग्रुप से नाइट्रोजनस बेस
यहाँ मैं पूरा लिख देती हूँ। नाइट्रोजनस बेस जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जुड़ा किस चीज से है? ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ये क्या है? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये क्या है? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। अब ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड जब पेंटोज शुगर से जुड़ जाता है, तो बेसिकली जब आपका बेस जो है नाइट्रोजनस बेस वो पेंटोज शुगर से जुड़ जाता है तो बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब जब न्यूक्लियोसाइड बनता है ना, तो एडेनिन हो जाता है एडिनोसिन या डीऑक्सी एडिनोसिन। गुआनिन हो जाता है गुआनोसिन और डीऑक्सी गुआनोसिन। साइटिडीन हो जाता है जो आपका साइटोसिन है या डीऑक्सीसाइटिडीन। यूरैसिल हो जाता है यूरिडीन या डीऑक्सी यूरिडीन। और थाइमीन हो जाता है थाइमिडीन या फिर डीऑक्सी थाइमिडीन, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहला बॉन्ड। दूसरा क्या है? अब इसके बाद जो आपका ये दोनों जो जुड़ गए है ना, अब आपका बचा पेंटोज ग्रुप, सॉरी फॉस्फेट ग्रुप। अब जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कैसे लिंक होता है? फॉस्फेट ग्रुप जो है वो लिंक होता है आपका जो 5th कार्बन का OH है। तो अगर मैं अब ये हटा दूं, समझ में आ गया है ना? तो आपका जो अब यहाँ पे क्या हमने बोला कि नाइट्रोजनस बेस है वो फर्स्ट कार्बन के पेंटोज शुगर के OH से जुड़ा है ना। अब मान लो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, है ना। अब 5th कार्बन के OH से क्या जुड़ा है? फॉस्फेट ग्रुप, ठीक। और ये किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है? ये जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है उसको बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। तो दो तरीके के लिंकेज हमने देख लिए। एक, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर जिस लिंकेज से जुड़े हैं उसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। और उसके बाद जो आपका पूरा वो न्यूक्लियोसाइड है वो फॉस्फेट ग्रुप से जो जुड़ा है उसको बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर लिंकेज, ठीक है। ये जुड़ने के बाद जो आपका टोटल स्ट्रक्चर हुआ इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और इसी के एन मल्टीपल्स जो हैं वो बना देते हैं डीएनए का एक स्ट्रैंड, ठीक है। तो दो न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ेगा? अब जब हम बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड जुड़ के और क्या बना लेते हैं? डीएनए का स्ट्रैंड, है ना। तो ये कैसे आपस में जुड़ेगा? ये जुड़ता है 3:5। ये क्यों लिख रहे हैं ये भी समझाएंगे, है ना। फॉस्फोडाई ईस्टर लिंकेज। तो हमने 3 तरीके के लिंकेज पढ़े। एक है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो कि नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को जोड़ रहा है, जोड़कर बनता है न्यूक्लियोसाइड। इसके बाद जो न्यूक्लियोसाइड है वह जुड़ जा रहा है फॉस्फेट ग्रुप से फॉस्फो ईस्टर लिंकेज से, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब जो न्यूक्लियोटाइड बना उस वही मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ के डीएनए का स्ट्रैंड बनाते हैं। अब जो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ रहे हैं वो किस चीज से जुड़ रहे हैं? फॉस्फोडाईस्टर लिंकेज। 3 से 5 डायरेक्शन में फॉस्फोडाईस्टर लिंकेज, ठीक है। और यही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो पॉलीमर आपका फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि एक एंड अब कहीं तो खत्म होगा, है ना। तो दो एंड होंगे पॉलीमर के। तो एक जो एंड है वो होता है 5 एंड, ठीक है।
तो बेसिकली जो फॉस्फेट वाला एंड है, एक एंड होता है फॉस्फेट पे, है ना, तो फॉस्फेट वाला जो एंड होता है वो होता है 5' एंड ऑफ शुगर। ठीक है, इसको बोलते हैं 5' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और दूसरा जो एंड है वो शुगर के फ्री OH ग्रुप जो है, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसका एक एंड क्या है, फॉस्फेट, है ना, 5' एंड ऑफ फॉस्फेट। दूसरा एंड क्या है, OH फ्री OH ग्रुप, ये क्या है, थर्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 3' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और इसमें आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो शुगर और फॉस्फेट ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या बना रहा है, बैकबोन, तो ये जो है आपकी वो हो गई बैकबोन। और जो आपके बेसेस हैं नाइट्रोजनस, वो क्या हुए हैं, इस बैकबोन से अटैच्ड है ना। तो जो आपका राइबोस शुगर और फॉस्फेट है वो हो गई बैकबोन, और नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं वो बैकबोन से अटैच्ड है ना, शुगर के थ्रू, पेंटोज शुगर के थ्रू बैकबोन से अटैच्ड है। ठीक है, अब आरएनए में थोड़ा डिफरेंट होता है। आरएनए में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू होता है उसमें एडिशनल OH होता है जो सेकेंड कार्बन पोजीशन पे राइबोस शुगर के प्रेजेंट होता है। ठीक है, और दूसरा चीज क्या है, थाइमीन जो है वो यूरेसिल से चेंज हो जाता है ना, तो थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं डीएनए की, तो बेसिकली आपने के फ्रेडरिक मिशर हैं जिन्होंने 1869 में, गाइस देखिए कितने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया गया था डीएनए, है ना, 1869 में उन्होंने डीएनए आइडेंटिफाई कर लिया था, उन्होंने नाम उसका दिया था न्यूक्लिन। ठीक है, और इसके बाद दो बहुत ही फेमस नाम, अगर आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो वो क्या है नाम, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। क्यों फेमस है, क्योंकि इन्होंने ही हमें फाइनल वो डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था। तो 1953 में, ध्यान दीजिएगा अब कितने टाइम के बाद, रिसर्च करते करते 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू, ये एक्सरे डिफ्रैक्शन जो कि मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने करा था, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिया। ठीक है, इन्होंने काफी कुछ बताया हमें डबल हेलिक्स डीएनए के बारे में। एक चीज हमें ये पता चली कि जो बेस पेयरिंग है, जो नाइट्रोजनस बेसिस की पेयरिंग है वो कैसी है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर मैं जो है मान लो कि इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का एक स्ट्रैंड देखूं और दूसरा मुझे ना पता हो, तो मैं दूसरा स्ट्रैंड खुद से प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, दूसरी चीज कि मान लीजिए आप कि मैंने एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट मान लिया, ठीक है, और मैंने उससे दूसरा स्ट्रैंड सिंथेसाइज किया, तो जो हमारे डॉटर स्ट्रैंड है, जो हमारे नए स्ट्रैंड बन रहे हैं, जो हमारा टेम्पलेट है उससे, वो आइडेंटिकल होंगे पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल के। और इसी से हमने एक बार फिर फाइनली प्रूव कर दिया कि जो जेनेटिक इनहेरिटेंस है डीएनए का फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन वो ट्रू है ना, क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और अगर मैंने एक दोनों बेसिकली 50-50% अगर गैमेट्स में चले गए और उससे जो जाइगोट बना, और वहां पर अगर उसने इस स्ट्रैंड को डॉटर डीएनए में सिंथेसिस करा, तो जो नया स्टैंड स्ट्रैंड होगा वो जो पुराना स्ट्रैंड अलग हुआ है उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, है ना। अब देखते हैं कुछ ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है उसके फीचर्स। ठीक है, तो पहली चीज क्या बोली कि अब ये जो है डबल हेलिक्स है, मतलब कि ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ है, जिसमें बैकबोन है
शुगर प्लस फॉस्फेट की और नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं वो उस चेन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम बैकबोन। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया पहला फीचर। दूसरा है कि जो दोनों चेन है वो है एंटी पैरेलल। ठीक है, मतलब कि अगर एक चेन 5:3 एंड पर है, मतलब कि अगर एक चेन की पोलैरिटी 5:3 है तो दूसरे चेन की पोलैरिटी 3:5 होगी। आगे एक बार फिर से ये डायग्राम में भी देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं उसमें आपको ये एक चेन है, ठीक है, और ये दूसरी चेन है। अब ये जो चेन है ये 5:3 की डायरेक्शन में अगर मूव करिए, ये 5:3 है ना, तो दूसरी चेन की 5:3 ऐसे है, 5 इधर 3 इधर, ठीक है, तो ये एंटी पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल है, ठीक है। तीसरा जो फीचर था वो क्या है कि जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं, कैसे, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बने हैं, जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं, जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं उसके उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और उसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ी हैं। अब ये जो आपका बेसिस है ना, मतलब एडेनिन का को हम डिनोट करते हैं ए से, याद रखिएगा, एडेनिन और थाइमीन और गुआनिन और साइटोसिन, चार है ना। अब इनके बीच में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हमेशा याद रखिएगा गाइस, एडेनिन थाइमीन के साथ जुड़ेगा, मतलब हमेशा बेस पेयरिंग किसमें होती है, एक प्यूरीन की एक पिरिमिडीन से होती है, पहले तो याद रखिएगा। दूसरी चीज, प्यूरीन्स में भी एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ जुड़ेगा डीएनए के केस में, और गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ेगा हमेशा, कभी भी एडेनिन साइटोसिन के साथ नहीं जुड़ेगा। एडेनिन और थाइमीन के बीच में होते हैं डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ये भी याद रखिएगा, ये हमेशा कांस्टेंट है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। एडेनिन और थाइमीन के बीच में डबल बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो अब ये आपस में जुड़ गए हाइड्रोजन बॉन्ड से, इसके वजह से ही जो है हमारे दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में हमेशा एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन्ड रहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिख रहा है, ए टी से जुड़ा है और जी सी से जुड़ा है। यहाँ पर आपको ए टी के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड दिखेगा और जी सी के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा दिखेगा। इसके ही वजह से जो है दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में हमेशा यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन्ड रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया कि जो हमारी दो चेन्स हैं वो राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड हैं, ठीक है, वो राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड हैं, मतलब कि आप ऐसे मान लीजिए कि ये आपका हाथ है, ठीक है, ये आपका थंब है और ये आपकी उंगलियां हैं, है ना। तो आपके उंगलियों का ये जो डायरेक्शन है ना, ये इस डायरेक्शन में राइट हैंडेड फैशन के डायरेक्शन में कॉइल्ड है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि कॉइलिंग राइट हैंडेड है, ठीक। अब एक जो आपका हेलिक्स है, ठीक है, तो आप मान लीजिए कि ऐसे कुछ कुछ मान लीजिए ऐसे हेलिक्स है ना, ऐसे। अब मान लीजिए यहां से यहां तक जो है आपका ये जो एक हेलिक्स है, ठीक है, ये आपका एक हेलिक्स है, ठीक। इस एक हेलिक्स की डिस्टेंस जो है वो है 3.4 नैनोमीटर, ठीक है।
इसके अंदर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 10 बेस पेयर है। तो हर बेस पेयर के, ये जो दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस हो गया वो हो गया 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, तो एक हेलिक्स की लेंथ होगी 3.4 नैनोमीटर, 10 बेस पेयर होंगे उसमें, और एक बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस होगी 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये भी हमारा एक फीचर हो गया सेलिएंट। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि जो प्लेन है बेस पेयर का, बेसिकली बेस पेयर एक के ऊपर एक स्टैक करते हैं, स्टैक के फॉर्म में बेस पेयर होते हैं डबल हेलिक्स में। ठीक है, अब दो चीजें हैं, एक तो स्टैकिंग और दूसरा उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड। इस दोनों के वजह से, याद रखिएगा, इस दोनों के वजह से जो है हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर बहुत ही स्टेबल होता है गाइस, बहुत ही स्टेबल होता है। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको एक तो मिलेगा बेस पेयर, है ना, तो ये देखना आप, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन के बीच का बेस पेयर। और ये जो आपको बैकबोन बेसिकली दिख रही है, ये जिससे जुड़े हुए हैं बेस पेयर्स, ये है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है, यही है शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन। ठीक, तो ये तो हो गया आपका डीएनए का पूरा मॉडल। अब देखते हैं कि आगे क्या बताया। आगे फ्रांसिस क्रिक ने एक सेंट्रल डोगमा भी दिया। उन्होंने बोला कि डीएनए से प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अकॉर्डिंग सेंट्रल डोगमा जो है दिया, उसमें बोला कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन या डीएनए से प्रोटीन बनने का जो फ्लो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। वो किस डायरेक्शन में है? डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। डीएनए खुद को रेप्लिकेट करता रहेगा, ठीक है, खुद को रेप्लिकेट करेगा, उसके बाद ट्रांसक्राइब करेगा तो आरएनए बन जाएगा, और ट्रांसलेट करेगा तो प्रोटीन बन जाएगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन, फिर डीएनए से आरएनए बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये सारे प्रोसेस हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब गाइज ये मत भूलिएगा कि कुछ वायरसेस में उल्टा होता है, कुछ वायरसेस में आरएनए से डीएनए बनता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि पैकेजिंग कैसे होती है इस डीएनए की। अब ये डीएनए तो बहुत लंबा हो गया ना, बहुत ही लंबा थ्रेड जैसा एक स्ट्रक्चर मान लीजिए आप, है ना, तो ये कैसे पैक होता है? तो बेसिकली ये बोला है पहले तो कि एक टिपिकल मैमल में, याद रखिएगा, एक टिपिकल मैमल में डीएनए डबल हेलिक्स जो है वो 2.2 मीटर्स का होता है अप्रोक्सीमेटली। तो आप समझ रहे हैं, 2.2 मीटर्स को ऐसे पैक किया है कि नेकेड आई से दिख नहीं रहा है। तो लेंथ जो है डीएनए का वो होता है 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर इंटू 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर बेस पेयर। ठीक है, अराउंड 2.2 मीटर्स। अब दोनों देखेंगे, प्रोकैरियोट्स भी और यूकैरियोट्स भी। प्रोकैरियोट्स में पहले देखते हैं, जैसे कि ई कोलाई है, वहां क्या होता है कि ऑल्दो डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है बट फिर भी डीएनए स्कैटर्ड नहीं होता है ना। डीएनए क्या होता है कि नेगेटिवली चार्ज होता है, याद रखिएगा, फिर से बोल रही हूँ, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। तो किसी तरीके का प्रोटीन आया जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, जिसके अराउंड ये डीएनए बंध जाता है। ठीक है, किसी तरीके से बंध जाता है। ठीक, और ये एक प्रोटीन से बेसिकली हेल्ड है और ये न्यूक्लियोइड में पड़ा है। तो ये स्कैटर्ड नहीं है सेल के अंदर, प्रोकैरियोट्स में भी ये प्रोटीन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ऑपोजिटली चार्ज है, उस प्रोटीन ने एक साथ बांधा हुआ है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में। अब डिटेल में पढ़ते हैं यूकैरियोट्स में क्या होता है। ठीक है,
यूकैरियोट्स में अगेन प्रोटीन्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं, जिसको बोलते हैं हिस्टोन। क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है ना कि जो बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड जैसे कि लाइसिन या आर्जिनिन, जो बेसिक होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, ठीक है, उनसे बने होते हैं। ठीक है, अब ये एक हिस्टोन मान लीजिए आप ऐसा है, ठीक है, ऐसे ही 8 हिस्टोन मिलके क्या बनाते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बनाते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, अब ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है। अब नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए आता है और इसके अराउंड ही कॉइल कर लेता है। ठीक है, ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड है ना, ये नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन प्रोटीन पे, पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप कर लेता है खुद को। ठीक है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोजोम। को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोजोम। ठीक है, ये देखिए आप, ये है न्यूक्लियोजोम। इसमें क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर है ये, उसके अराउंड डीएनए कॉइल्ड है। ठीक है, अब जो आपका एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम होता है उसमें 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स होता है। 200 बेस पेयर, जितने हेलिक्स में आएंगे उतना उतना बेस पेयर का डीएनए एक न्यूक्लियोसोम के अराउंड रैप्ड है। ठीक है, अब यही न्यूक्लियोसोम जो है रिपीट करता जाता है खुद को। तो आप मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है, फिर इसके बाद आप ऐसे मान लीजिए एक और हिस्टोन है, एक और हिस्टोन है ना, और ये इसके आगे जो है आपका ये डीएनए इसके आगे जा रहा है, इससे रैप हो रहा है, फिर इधर रैप हो रहा है, फिर आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर हो गया, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। ये दिखता ना थ्रेड जैसा है, थ्रेड जैसा कलर्ड जो न्यूक्लियस में आपको दिखेगा वो हो गया क्रोमैटिन। ये दिखता है न्यूक्लियस में, अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो दिखेगा ये। ठीक है, और न्यूक्लियोसोम कैसा दिखेगा? उसमें बीड्स के जैसा दिखेगा। मतलब आपको मान लो एक ऐसी स्ट्रिंग दिख रही है और उसमें बीच बीच में क्या है ना, ऐसे ऐसे बीड्स दिख रहे हैं। ठीक है, यही न्यूक्लियोसोम है, और ये पूरा थ्रेड तो बेसिकली वो क्या है? वो डीएनए बंधा हुआ है ना। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर आप देखते हैं तो। ठीक है, अब जो है इसके आगे क्या होता है वो देखते हैं। अब इसके आगे जो आपका ये क्रोमैटिन है वो और पैक होता है, और कॉइल होता है, और कंडेंस हो जाता है। ठीक है, और कंडेंस और कॉइल होकर बनाता है क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर कब बनता है? क्रोमैटिन फाइबर बनता है मेटाफेज स्टेज में। मेटाफेज स्टेज में जाते जाते जो है ये बेसिकली क्रोमैटिन फाइबर्स क्या बना लेते हैं? क्रोमोसोम्स बना लेते हैं, है ना। तो ये पहले तो क्या है बेसिकली कि डीएनए हेलिक्स, मतलब मैं आपको एक बार फिर से ये समझा रही हूँ, डीएनए हेलिक्स है ना प्लस हिस्टोन, ये मिलके बना रहे हैं न्यूक्लियोसोम, है ना। ये फिर कंडेंस होके बना रहा है क्रोमैटिन, ये बना रहे हैं क्रोमैटिन और कंडेंस होके फाइबर्स, और ये बना रहा है क्रोमोसोम। ठीक है,
तो आपका जो क्रोमैटिन है, अब क्रोमैटिन से जब वो क्रोमैटिन फाइबर और क्रोमोसोम बना रहा है तो कुछ और प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। इन प्रोटीन्स को बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, एनएचसी प्रोटीन्स। ठीक है। अब अगर आप न्यूक्लियस में देखेंगे, एक लास्ट पॉइंट, अगर आप न्यूक्लियस में देखेंगे तो आपको जो क्रोमैटिन वाला रीजन है ना, वो कहीं पे दिखेगा कि बहुत ही लूजली पैक्ड है, और स्टेन करेंगे तो लाइट स्टेन होता है। ठीक है। इसको बोलते हैं यू क्रोमैटिन। और दूसरा आप देखेंगे बहुत ही डेंसली पैक्ड और डार्क स्टेन होता है, वो बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। आपका जो यू क्रोमैटिन होता है वो बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन होता है, और जो हेट्रोक्रोमैटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव क्रोमैटिन होता है। तो गाइस इसके साथ हमने पूरा डीएनए कवर कर लिया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। मैंने बहुत ही धीरे धीरे आपको ये चीज बार बार रिपीट करके समझाई है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा गाइस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं वापस से बोलूंगी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड्स और नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इवन ये वीडियो देखने के बाद वापस से जाकर मल्टीपल टाइम्स इसको पढ़िए, आप ये सारे टर्म्स याद कीजिए। कोई भी डाउट है, जब भी डाउट आ रहा है तो मुझे आकर कमेंट्स में बताइए। आप मुझसे डाउट एक तो कमेंट में करके भी पूछ सकते हैं, और दूसरा मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, अपने फ्रेंड से शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सो दैट आपको सारे अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और गाइज आपको वीडियो समझ में आए या ना आए, आपका फीडबैक बहुत ही जरूरी है, तो मुझे बताइए जरूर अगर आपको वीडियो समझ में आया है या नहीं आया है, कमेंट करके। थैंक्स गाइज, बाय बाय।